नमस्ते एंड वेलकम टू अर्बन चैटराटी। दिस इज अभिनव प्रकाश और आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं शांतनु गुप्ता जी, ऑथर हैं और पॉलिसी एनालिस्ट हैं। इनका आपने पुराने एपिसोड्स देखे होंगे कि किस तरीके से यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस पे काम हो रहा है। और उस वीडियो के बाद शांतनु जी बहुत सारी डिमांड आती थी, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि शांतनु जी कहाँ गायब हो गए, इनको दोबारा बुलाइए बाकी मुद्दों। सो वेलकम टू द शो अगेन शांतनु जी। थैंक यू अभिनव भाई। और मुझे भी बहुत बार रिक्वेस्ट आती थी कि आप इस अमुक टॉपिक पे अभिनव जी के साथ शो करिए और किसी के साथ नहीं, अभिनव जी के साथ शो करिए। तो अच्छा है आपने मुझे बुलाया। मैं थोड़ा अपनी, जैसे मैंने बताया, दूसरी किताब में थोड़ा बिजी था लिखने में। अब मेरे पास रिसर्च भी बहुत सारी है, डेटा भी है, तब हम ऐसा अक्सर बात करते रहेंगे। जी शांतनु जी, अभी चुनाव आ रहे हैं यूपी में और एक मुद्दा बार बार उभर के आता है कि नौकरियों का क्या हो रहा है। नौकरियां नहीं मिल रही सरकार के अंदर, खासतौर पर सरकारी नौकरी। अगर यूपी की बात करें तो सरकारी नौकरी का ही डिफॉल्ट होता है जब वो बोलते हैं कि नौकरी हमको चाहिए। योगी सरकार में पिछले सालों में कुछ काम हुआ है, इस पे कुछ प्रगति हुई है। सरकार दावे करती है कि उसने इतनी लाख नौकरी दी है। किस तरीके से काम हुआ है, क्या उसमें प्रगति हुई है और पिछली बार से किस तरीके से अलग है, इसके बारे में आप हमको थोड़ा बताएं। जी, जैसे मैं हर बार करता था आपके शो में, मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार करी हैं, कुछ डेटा करा है, क्योंकि जब आदमी विजुअली देखता है तो मेरे ख्याल से उसके मस्तिष्क में ज्यादा रहता है। तो मैं फिर कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा अभिनव भाई आपके दर्शकों को। और एक बार जब मेरी स्क्रीन चल जाए तो आप बोलेगा। हाँ, एक सेकेंड और दीजिए मुझे। मेरी स्क्रीन नजर आ पा रही है अभिनव भाई? हाँ, तो मैं इसको बोलता हूँ योगीज मिशन रोजगार। और इसमें मैं दो कंपोनेंट लूंगा कि एक तो गवर्नमेंट जॉब क्या है और प्राइवेट जॉब क्या है। मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, पूरे देश में अभिनव भाई गवर्नमेंट जॉब तो 2-2.5% ही है, बाकी जो बचा हुआ 97-98% है वो तो प्राइवेट सेक्टर में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स की बात बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट तो 2-2.5-3% करता है। गवर्नमेंट जॉब्स के सेक्टर को बढ़ा भी कितना सकते हैं आप? आधा, मतलब 0.1% बढ़ा लेंगे। वो तो गवर्नमेंट का जो प्रशासनिक ढांचा है वो जैसा है, लेकिन हाँ, उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ थी। गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी चीज होती है कि वो ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है क्या। और प्राइवेट जॉब में होती है कि प्राइवेट जॉब कैसे आएगी, जब प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा। तो यानी कि प्राइवेट जॉब वाले एंटरप्रेन्योर को अपना सेटअप लगाना, अपनी इंडस्ट्री लगाना, अपनी एंटरप्राइज लगाना आसान हो गया है क्या। इन दोनों बातों पे मेरे ख्याल से बात करेंगे तो हम एक निष्कर्ष की तरफ पहुंच पाएंगे। देखिए, योगी, पहले हम आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स पे। योगी गवर्नमेंट के पहले, मैं 2014 की खबर है, जब 2012 से 17 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो ये बड़ी कॉमन थी और ये बड़ा चर्चित हुआ था। ये लेख सुभाष मिश्रा ने लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स बिहाइंड एनार्की। तो इसका क्या मतलब है यादवाइजेशन का? मतलब किस तरह से बिल्कुल एक सुनियोजित तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब जो आईएएस ऑफिसर है बाहर से बुलाए गए, बाकी स्टेट के कैडर से आईपीएस ऑफिसर बुलाए गए, उनको खास जिलों का एसपी कप्तान बनाया गया। और फिर नीचे जो रिक्रूटमेंट हुए, पुलिस के बड़े रिक्रूटमेंट हुए, उनमें किस तरह से, मतलब पूरे थाने में अगर 40 पुलिस वाले हैं तो 30-35 यादव जाति के। कहने में बड़ा अजीब लगता है कास्ट के बारे में बोलना, लेकिन इस तरह से करा गया, इसके बारे में लेख लिखे गए। और फिर होता क्या, इससे दिक्कत क्या होती थी, कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाता था, और कोर्ट में चला जाता था, जो पूरा रिक्रूटमेंट था वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए निरस्त हो जाता था। मैं आपको पुलिस की एक बात बताऊं, पुलिस में अभिनव भाई, उत्तर प्रदेश में 3 लाख वैकेंसी है, मतलब 3 लाख का कोटा है उत्तर प्रदेश का। पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस 1.5 लाख पुलिस वालों से काम कर रही है। अब जाके पिछले 4.5 साल में वो 1.5 लाख रिक्रूट हुए हैं, ट्रेन हुए और फील्ड पे आ गए। देखिए, आपको पता है खाकी वर्दी की अपनी एक धमक होती है, उसका एक अपना इकबाल होता है। अगर एक पुलिस वाला खड़ा है तो जो छुटभइये, जो आपके छुटपुट वाले हैं, चेन खींचने वाले हैं, लड़कियों को छेड़ने वाले, वो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए पुलिस तो हो। और पुलिस बहुत सारी बंदोबस्त में भी लगती है। जब प्रियंका गांधी टूरिस्ट करने जाती हैं, जब वो 2 सीएम को लेकर जाती हैं, उसके लिए आपके बंदोबस्त के लिए भी चाहिए। तो इसलिए आपको पुलिस, जो 3 लाख की पुलिस थी, वो 1.5 लाख पे काम करती थी। क्यों होती थी? कोई यादव भर देता था, कोई अमुक जाति का भर देता था। रिक्रूटमेंट में पर्ची चलती थी, एक सिस्टम होता था पर्ची, क्योंकि जहां पे इंटरव्यू आता है वहां डिस्क्रिप्शन हो जाता है। तो पर्ची चलती थी कि मंत्री के यहाँ से, विधायक के यहाँ से जिसका नाम आ गया उसका रिक्रूटमेंट होना है। एक खबर दिखाता हूं मायावती जी के समय की। हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई इंक्वायरी इनटू यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम। मतलब सीबीआई की तो अपने आप वो खून कत्ल की जांच नहीं कर रही है, सीबीआई किसकी जांच कर रही है? यूपी पुलिस में। कब की खबर है? 2008 की, जब 2007 से 12 में मायावती मुख्यमंत्री थी। तो ये हेडलाइंस रहती थी और ये होता था उत्तर प्रदेश। और ऐसा ही टीचर में होता था, ऐसा ही और एसएससी में होता था,
जो अलग अलग रिक्रूटमेंट है। टीचर और पुलिस सबसे बड़े रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ बहुत सारी है। टीचर करीब 5.5 लाख टीचर हैं उत्तर प्रदेश में, 3.5 लाख पुलिस वालों की वैकेंसी है। तो ये था। अब योगी आदित्यनाथ ने क्या करा? योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा एलिमेंट लाया, जो सबसे ऊपर लिखा है कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस कर दिया। और जो रिक्रूटमेंट हुए करीब 6.5 लाख। कई बार ये नंबर लोग कहते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग नंबर देते हैं। मैं बता दूं, ये नंबर कई बार आपको 4.5 लाख दिखा कुछ पेपर में, क्योंकि बोलो कि जो 2.5 लाख आउटसोर्स अरेंजमेंट है वो नहीं हुए। जो सफाई कर्मी है, जो गार्ड्स हैं, वो आजकल बहुत सारे आउटसोर्स कर लिए जाते हैं, क्योंकि वैसे उस प्रणाली से रखना आसान होता है। तो जो 6.5 लाख जॉब है, इसमें 3.5 लाख तो रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो फुल टाइम गवर्नमेंट स्टाफ है। जो भर्ती पिछले 15 साल में नहीं हो पाई वो अब हुई, और इसमें से मात्र 50,000 कॉन्ट्रेक्चुअल है। इनका अगर मैं डिवीजन करूं तो इसमें 1.5 लाख, जैसे मैं आपको बता रहा था, 1.43 टू बी प्रिसाइज, इसमें केवल पुलिस स्टाफ है, जो पिछले 15 सालों से नहीं था। 20-20 हजार 10 हजार की भर्तियां होती थी, कोई एक व्यक्ति कोर्ट में चला जाता था, क्योंकि प्रोसेस में बहुत सारे कमियां होती थी, और कोर्ट उसको होल्ड करता था, 2-3 साल लग जाते थे। 1.5 लाख टीचिंग स्टाफ की, जो हम देखते हैं कि 300 बच्चे हैं, एक टीचर है, 2 टीचर है। क्यों होता था? क्योंकि टीचर स्टाफ ही रिक्रूट नहीं होता था। और देखिए ये थोड़े बड़े प्रोसेस हैं। अगर मैं आपको हल्का सा आपके दर्शकों को प्रोसेस में ले चलूं, होता क्या है, जैसे टीचिंग की रिक्रूटमेंट होती कैसे है? जिले से डीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, बीएससी होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी। उसके माध्यम से, डीएम के माध्यम से रिक्रूटमेंट लखनऊ में पहुंचता है, जो डायरेक्टरेट होता है। उसके बाद कि आपको कितने टीचर की जरूरत है, कितने टीचर की जरूरत है, सब अपनी रिक्वायरमेंट भेजते हैं 75 जिलों से। आप समझ सकते हैं 75 जिलों से डीएम से मंगवाना, उसमें कितना समय लगेगा। फिर उसके हिसाब से एक नया इश्तिहार छपता है, वो अलग अलग पेपरों में जाता है। लोग देखते हैं कि कौन सा टीईटी पास है, कौन टीईटी पास नहीं है। फिर जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद होता है, फिर वो टीचर फील्ड में भेजा जाता है रिक्रूट होकर। तो एक लंबी प्रक्रिया है 75 जिलों में करने की। इन सबको हायर करके फील्ड में भेज देना, ट्रेन करके फील्ड में लगा देना 1,30,000 टीचर को। इस तरह से पीएससी के 32,000 लोग, एसएससी के 18,000 लोग, यूपी में हायर एजुकेशन में 15,000 लोग, सेकेंडरी एजुकेशन में 15,000 लोग, हायर एजुकेशन में 2,000 लोग, और यूपी पावर कॉर्पोरेशन में 6,500 लोग। ये केवल रिक्रूट हुए। और मैं बार बार कहूंगा, इसमें से एक भी कोर्ट केस नहीं हुआ। जो उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट में कोर्ट में पहुंचना एक आम बात थी। आप एक बार सर्च करेंगे 2007 से 12 में, 12 से 17 में, आपको मल्टीपल एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और इसलिए रिक्रूटमेंट स्टॉल हो जाते थे। जो रिक्रूटमेंट होते भी थे वो रुक जाते थे, और आदमी एग्जाम देने के बाद, रिक्रूट होने के बाद भी, जो सही व्यक्ति है, जो अपनी मेरिट से पहुंचा है, वो 3-4 साल वेट करता था। पहले वो सारे कोर्ट केस सॉल्व हुए, और उसके बाद ही सारा रिक्रूटमेंट हुआ। और जैसे मैंने कहा, पूरा नंबर 6.5 लाख आता है। इसमें करीब 2.8 लाख आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स भी हैं, जो केवल इसी 4.5 साल में हुए, और 50,000 कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी है। तो ये तो कहानी है 6.5 लाख गवर्नमेंट जॉब जो योगी सरकार ने इस दौरान दी है। अब मैं आता हूं, जो मेरे हिसाब से और बड़ी विधा है, वो है प्राइवेट जॉब्स। देखिए, प्राइवेट जॉब्स में सबसे, जैसे हमने बात करी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके यहाँ बिजनेस लगाना आसान है कि नहीं है। आदमी आपके यहाँ क्यों आए? आपके आदमी क्यों आए? एक तो आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब था 2017 से पहले। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका पैसा ऐसी अनसेफ जगह में हो, उसके एम्प्लॉय ऐसी अनसेफ जगह में हो। तो जब ये दिखा, तो 2018 में जो समिट हुआ, जो यूपी इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें बड़े बड़े नामचीन लोग आए। उन्होंने पहली बार कहा कि अब मुझे उत्तर प्रदेश सेफ दिख रहा है, मैं वहां पैसा लगाना चाहूंगा। जो बड़े सूचक हैं, उत्तर प्रदेश कैसे 2021 आते आते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रैंकिंग मानी जाती थी, ये तो आंध्र प्रदेश के लिए है, ये तो तेलंगाना के लिए, ये तो महाराष्ट्र के लिए, ये तो गुजरात के लिए है ना। और ये रैंकिंग हमें किसी को पता भी नहीं थी। ये रैंकिंग कैसे फेमस कैसे हुई, वो नरेंद्र मोदी को श्रेय जाता है कि वो कैसे इसका कंपटीशन लगा दिया उन्होंने। कि पहले ये स्टेट वाइज रैंकिंग नहीं हुआ करती थी, केवल देशों को मिलती थी। स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करना शुरू कर दिया कि मुझे डिस्ट्रिक्ट में पता लगे क्या है। तो इस रैंकिंग में नंबर 2 आए। और इसमें क्या है, क्योंकि पावर अच्छी आने लगी, सड़कें अच्छी हो गई, एयरपोर्ट्स अच्छे हो गए, प्रोसेस बड़े आसान हो गए, सिंगल विंडो उद्योग निवेश जैसे पोर्टल बन गए। तो इस कारण से हुई। अब उससे हुआ क्या फायदा? उससे उत्तर प्रदेश में करीब 1.88 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट आया लास्ट 3.5 साल में। ये 2021 की खबर मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बड़ा निवेश भी आया, छोटा निवेश भी आया। और ये निवेश करीब 73 जिलों में आया। लोग कहते हैं तो सारा गौतम बुद्ध नगर में आ गया, सारा नोएडा में आ गया। ऐसा नहीं है। ये नोएडा गाजियाबाद से दूर, ये कानपुर में भी है, ये गोरखपुर में भी है, ये बनारस में भी है, ये बलिया में भी है। ये जो प्राइवेट निवेश है, ये देखा गया कि किस तरह से ये सारे जिलों में, ऐसा नहीं केवल दिल्ली के पास वाले जो प्रदेश है, क्योंकि एयरपोर्ट अब कुशीनगर में भी है, अब इलाहाबाद का एयरपोर्ट भी वर्किंग करता है, अब काशी के एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी चलती हैं इस वजह से। क्योंकि देखिए, जो कोई व्यक्ति अगर यूरोप से बिजनेस कर रहा है, कोरिया से बिजनेस कर रहा है, उसको आपको फ्लाइट कनेक्टिविटी तो देनी पड़ेगी, उसको आपको अच्छे एक्सप्रेस वे तो देने पड़ेंगे। तो दूसरी बात ये हुई। अब इससे फायदा क्या हुआ? दूसरी चीज,
अब ये तो हो गया जो बड़े हाई प्रोफाइल सेक्टर है, जो बड़ा सेटअप करते हैं, एक बार में 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाते हैं, सैमसंग हो गया, कानपुर की इंडस्ट्रीज हो गई। अब आता है कि जिले जिले में कैसे एंटरप्रेन्योरशिप लाई जाए। तो ये जो फ्लैगशिप स्कीम है और मतलब बहुत ही मेरे ख्याल से रिवोल्यूशनरी चीज है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। नरेंद्र मोदी ने कह के कहा है कि भाई हम इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में अडॉप्ट कर रहे हैं। ये क्या है? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट की कोई चीज फेमस रही है पिछले कई सालों में। अलीगढ़ के ताले हो गए, कहीं की चूड़ियां हो गई, कहीं के कालीन हो गए, कहीं का लकड़ी के खिलौने हो गए। कैसे उस इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया जाए और उसको क्लासिफाई किया जाए कि वो पहले से ठीक कर रही है तो उसको अच्छा और विदेशी मार्केट दिया जाए, अगर वो लचर हालत में है तो उसको ट्रेनिंग दी जाए, वहां पे इकोनॉमिक जोन सेटअप करी जाए, वहां पे उनको प्रदर्शनियों में लगाने के लिए पैसा दिया जाए, और जो बिल्कुल बुरी हालत में उसको रिवाइव किया जाए। तो ODOP ने ही मात्र 20 लाख जॉब क्रिएट करे पिछले 3 साल में, और 75 जिलों की पूरी इसकी वेबसाइट है। अभी आपने देखा होगा कंगना रनावत जो एक फेमस एक्ट्रेस है, उसको ODOP का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, क्योंकि बड़े चेहरे से। और इसमें हथकरघा के सामान, जो भी उत्तर प्रदेश में सामान मिलते हैं, करीब मेरे ख्याल से, मैं संख्या बोल रहा हूं बता दूंगा, हजारों लाखों प्रोडक्ट इस समय Amazon और फ्लिपकार्ट पे मिल रहे हैं जो ODOP के माध्यम से आए हैं। तो बेसिकली इनको बाजार देना, इनको कनेक्ट करना, इनको देश विदेश की प्रदर्शनियों में जो प्रगति मैदान में लगती हैं, नोएडा के एग्जीबिशन सेंटर्स में लगती हैं, दिल्ली में लगती हैं, उन पे आने की सहूलियत देना और एक ब्रांडिंग करना कि उत्तर प्रदेश से आई है। तो ये जो चीज हुई, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, और ODOP के थ्रू जो छोटे इन्वेस्टमेंट करके जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो कैसे बड़ा हो पाए, और 20 लाख जॉब इसने क्रिएट करी है। तो ये सब मिला के जो मैंने कहा 4.5 लाख गवर्नमेंट जॉब, इसमें इस वाले लेख में उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जो आउटसोर्सिंग वाले, वो ऐड नहीं करे, इसलिए नंबर 2 लाख कम है। और 1,61,00,000 लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रिसीव करा है प्राइवेट में। और क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतना आया, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया उत्तर प्रदेश 14वां 15वां हुआ करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2016-17 में, और वो उठ के दूसरा आना, मतलब सच में अचरज की बात है कि वो प्रदेश जो केवल बड़ा हुआ करता था किस तरह की रैंकिंग में, कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ पे मर्डर के केस सबसे ज्यादा हैं, यहाँ पे रेप बलात्कार के केस सबसे ज्यादा हैं, बॉलीवुड की मतलब हर चौथी फिल्म उत्तर प्रदेश के किसी कांड पे बना करती थी। अब ये नंबर उल्टे हो गए, अब GSDP में नंबर 2, गन्ना प्रोडक्शन में नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2। तो इस तरह के आंकड़े जिसमें उत्तर प्रदेश सोच भी नहीं सकता था, बीमारू राज्य कहा जाता था, वो इस तरह के आंकड़ों में ऊपर आ गए। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे क्या होता है? फिर ये जॉब क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं, केवल गवर्नमेंट जॉब से मैं नहीं अटकना चाहिए। गवर्नमेंट तो के पास एक सीमित व्यवस्था है, वो जॉब्स भी आए, हमने देखी कैसे उसमें पारदर्शिता आई, कैसे वो ट्रांसपेरेंट हुए, और कैसे उसमें रिक्रूटमेंट हुए, कैसे उसमें एक भी नई कोर्ट केस हुआ, और कैसे उत्तर प्रदेश में निवेश को आसान किया गया। जो प्रणाली थी, जो लाल फीताशाही थी, जो रेड टेपिज्म था, उसको कम किया गया और उसको खत्म किया गया। और कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आया, और वहां पे इतने सारे जॉब क्रिएट हुए। उसका परिणाम क्या निकला? जो डेटा है कि जो 2017 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.5% था, वो 2021 आते आते मात्र 4.1% रह गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये CMIE की रिपोर्ट कह रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17.5% से गिन के 4.5% रह गया। उसके कारण क्या है मैंने आपको सिलसिलेवार गिनवा दिए, वो कैसे यहां तक पहुंचा। ये तो हुआ जो बड़े क्षेत्र में। MSME में अलग से RBI ने रिपोर्ट करी कि उत्तर प्रदेश जो टॉप 5 MSME एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स, उसमें बन गया कोविड काल में। खासकर कोविड काल में तो अलग ही काम हुआ। कोविड काल में जितने भी लोग बाहर से आए, 35-40 लोग जो बाहर से आए, जिनको महाराष्ट्र ने भगा दिया, जिनको दिल्ली ने भगा दिया, उनकी कैसे स्किल मैपिंग करी गई, और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर है उनके साथ टाइप किया गया। किसी ने कहा मैं 2 लाख लोगों को कंज्यूम कर लूंगा, किसी ने कहा मैं 1 लाख लोगों को कंज्यूम करूंगा। सरकार ने ये बड़े अम्ब्रेला काम कर दिया, फिर लोगों ने अपने आप रिक्रूटमेंट करा। कर्नाटका, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, तेलंगाना, इन जो बड़े प्रदेश हैं, जो माने जाते हैं विकसित प्रदेश हैं, जो माने जाते हैं कि उनका काम अच्छा होता है, उन प्रदेशों से उत्तर प्रदेश ऊपर रहा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2020 की कोरोना के समय की रिपोर्ट है। तो ये मैं कुछ आपके सामने डेटा साझा करना चाहता था आपके दर्शकों के साथ। मैं इसे जुटाने में लगा था, इसलिए मुझे थोड़ी देरी हो गई ये वाला आपके साथ लाइव करने। जी नहीं, शांतनु जी, आपने ये बात सही बताई कि योगी सरकार के अंदर रोजगार पे काफी काम हुआ है। जिस चीज पे भी सरकार पे अटैक विपक्ष करता है, से पहले करता था कि जापानीज इंसेफ्लाइटिस पे करता था कि सरकार सत्ता में आई नहीं और 20 साल का जो अव्यवस्था चली आ रही है उसका ठीकरा योगी सरकार के सिर पे फोड़ दिया गया था। लेकिन हमने देखा किस तरीके से वो हालात बेहद कंट्रोल में है। उस इलाके में उस बीमारी का
काफी हद तक रोकथाम की जा चुकी है। उसी तरीके से रोजगार की बात आती थी कि अरे इतनी सरकारी पोस्ट खाली पड़ी है, योगी सरकार कुछ कर नहीं रही। ये कोई नहीं कहता था कि पिछले 20 साल से भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक जो बहुत बड़ा परसेप्शन था शांतनु जी पहले, कि पोस्ट बिकती थी सरकारी नौकरी में। सुनते थे कि एसडीएम की पोस्ट भी बिक जा रही है, डीएसपी की पोस्ट भी बिक जा रही है, स्कूल में, पुलिस में तो कॉमन होता था, क्या कहते हैं कि पोस्ट बिक चुकी हैं। तो उसमें क्या परिवर्तन आया है, जनता का क्या परसेप्शन है? क्योंकि मैं भी कुछ बातें सुनता रहता हूं, अभी भी कुछ लोग बेवकूफ बनाने के लिए घूमते रहते हैं कि मुझे पैसा दो मैं करवा दूंगा, लेकिन जनता भी अब पैसा देना नहीं चाह रही है। देखिए, पहले जैसे मैंने कहा, चाहे वो मायावती जी का काल हो, मुलायम सिंह यादव का काल हो, चाहे अखिलेश यादव का काल हो, एक खास जाति के लोग, जैसे हमने बताया, जैसे हमने कहा यादवाइजेशन ऑफ यूपी कॉप्स, राइट, एक जाति के लोग, एक धर्म के लोगों को खास तरह से घुसाया जाता था, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ डिस्क्रिशन होता है। पहले तो फिल्ट्रेशन होता है आपके डिग्री को देख के, फिर एक एग्जाम होता है, लेकिन उसमें फिर एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। तो वहां पे बहुत सारी पर्ची सिस्टम चलता था कि भाई जिसने पैसे दे दिए, या जिसका रसूख है, जो एमएलए को जानता है, जिसका मुख्यमंत्री ऑफिस से आया है नाम, जिसका मंत्री जी के से आया, उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। तो एक बड़ी कॉमन प्रथा थी, पूरा रैकेट चलता था। टीचर रिक्रूटमेंट के लोग होते थे कि इनसे मिल लो या आपको टीचर में रिक्रूट करवा देंगे। लोग बेचारे बैठ के एसएससी की परीक्षाओं का, टीचर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग केवल क्योंकि उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने अब पोस्टर सेट थी कि 5 लाख इसकी है, 10 लाख इसकी है, रेट कार्ड बने हुए थे। तो दुख की बात थी कि उत्तर प्रदेश मेरिट पे नहीं चलता था, केवल पैसों पे, पर्ची पे, धर्म पे, जाति पे, यादवाइजेशन पे चलता था। और वो रैकेट मतलब अमूमन खत्म हो चुका है। अब आपको रेयर कोई केस सुनने को मिलेगा कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि देखिए, जब एक मुख्यमंत्री जब ऊपर से ऐसा होता है, जब पहले पता था कि भाई वो ऊपर मुख्यमंत्री तक पैसा जाना है, 2017 से पहले जब पता है कि इस तरह का मुख्यमंत्री है जो मतलब 5 पैसे, नन्हे पैसे के लिए भी आपको छोड़ेगा नहीं अगर आप करप्शन करेंगे, तो नीचे तक वो चला जाता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व का की छवि ठीक होना, उनका काम बिल्कुल निष्कामता से करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरा रैकेट ही खत्म हो गया है जो प्लेसमेंट का था। हमें तो पता है कि हरियाणा के एक पूर्व मुख्यमंत्री केवल इसी वजह से जेल में है क्योंकि उन्होंने अपने खास इलाके के टीचरों की भर्ती में मदद करी जी। तो कितना बड़ा रैकेट केवल उत्तर प्रदेश में, देश भर में हुआ करता। तो उसे उत्तर प्रदेश में साफ कर पाना 4-4.5 साल में, वो एक बहुत मतलब जिन लोगों को गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट समझ में आता है, वो इस बात को सुन रहे होंगे तो समझेंगे कि ये एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज है। ये सालों बड़ी इंडस्ट्री है जिससे बहुत सारे लोग दुखी भी हुए हैं, लेकिन किसी का धंधा यही था। रिक्रूटमेंट के माफिया, रिक्रूटमेंट माफिया एक शब्द चला करता था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे माफिया थे, भू माफिया थे, चीटिंग माफिया थे, जो एग्जाम में चीटिंग करवाते थे, जो रिक्रूटमेंट माफिया थे, वो सारे माफियाओं की जेब अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने काट ली है। मैं खुद इतने लोगों को जानता हूं शांतनु जी, जो कई सालों से यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, अच्छे थे पढ़ने में, कभी सिलेक्शन नहीं होता था, फिर पिछले 2-3 साल में सबका सिलेक्शन हो गया है यूपी सरकार के अंदर। और सभी इस बात को मानते हैं, भले वो पार्टी को सपोर्ट करें ना करें, कि इस बात को मानते हैं कि योगी सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से प्रक्रिया चली है सरकारी नौकरी के रिक्रूटमेंट। और आपको एक चीज और बताऊं, इसमें से बहुत सारे रिक्रूटमेंट पे योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम किया बड़ा सुंदर। हाँ, मतलब जैसे, क्योंकि ये सारे जो 1.5 लाख टीचर एक बार में नहीं रिक्रूट होता ना, बैचेस होते हैं 10-10, 20-20 हजार के, तो 3-3 हजार लोगों को बुला के, लखनऊ बुला के, उनके जिलों में जाके उनको कार्यक्रम करा, उनको बुला के, जैसे कि पारदर्शी लगे भाई ये लोग हैं, ऐसे कोई घोस्ट एंट्री नहीं है ये तो सबने कहा कि भाई मैं अपनी, और उनसे किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करी कोरोना के दौरान कि आपका रिक्रूटमेंट हुआ है, उसमें वो चाहे मुस्लिम जाति का हो, मुस्लिम धर्म का हो, इस जाति का, उस जाति का हो, इस जिले का हो, ऐसा नहीं कि वो उसे कन्नौज ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सफाई का ही हो। आप 75 जिलों से आएंगे, आपकी मेरिट होगी तो आप पहुंचेंगे, जो रिजर्वेशन के आधार है उनको भी पूरा ऑनर किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से जैसा आपने ठीक कहा, आपके पहचान के लोग, मतलब ये पूरे उत्तर प्रदेश में है कि कुछ 1-2 चीजें हैं जिसमें आप योगी आदित्यनाथ को, उनके जो हार्शेस्ट क्रिटिक हैं, वो भी कहते हैं कि हाँ, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल लचर हो चुका था, वो बिल्कुल एक अलग लेवल का हो चुका है, सही तरीके का हो चुका है। तो शांतनु जी, आगे सरकार की क्या योजना है रोजगार को लेके? आपने बात किया कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी स्कीम सरकार कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रही है, लेकिन इंडस्ट्री को और मैन्युफैक्चरिंग को इनवाइट करने की, प्रमोट करने की सरकार का क्या विजन है आगे चल के? देखिए, जितनी बार मेरी चर्चा हुई सरकार के शीर्ष स्तर पर, मुझे 2-3 बातें सुनने को मिली और मुझे बड़ा प्रॉमिसिंग लगा कि उन्होंने कहा, देखिए, नौकरी आप कितना भी विपक्ष कह ले, नौकरी सरकार ने दी, नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर ही देगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट तो जैसे हमने कहा 2, 2.5, 3% नौकरी दे देगा, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे आएगा? प्राइवेट सेक्टर कब आएगा? जब आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका एम्प्लॉय सेफ होगा सड़कों पे, आपका पैसा सेफ हो, पहली बात। आपको बिजली 24/7 आए,
ऐसा नहीं है कि आपको करीब 6-7 घंटे डीजी सेट पे चलाना पड़े और डीजल का इतना बड़ा खर्चा है। दूसरी बात, आपके यहाँ इंटरनेट लाइन हो अंत तक, जो नरेंद्र मोदी की स्कीम्स चल रही है पूरे देश में इंटरनेट लगाने की, आपके पास हाई क्वालिटी सड़कें हो, अगर मैं उन पर चलूं तो मैं पहुंच पाऊं, मतलब ऐसा नहीं मुझे 20-20 घंटे लग रहे हैं एक जगह जाने में। आपके पास एयरपोर्ट हो, पहले केवल 2 या 2.5-3 फंक्शनिंग एयरपोर्ट थे, अब 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गए हैं, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं, सब वर्किंग हो गए हैं। जहां पे पहले इंटरनेशनल थे, फ्लाइट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है क्योंकि लोग आ जा रहे हैं। तो ये सारी, और फिर आपके यहाँ देखिए बहुत सारा, एक एनआरआई दिवस हुआ करता था, आपको याद हो, प्रवासी भारतीय दिवस, वो कहाँ हुआ करता था? दिल्ली में हुआ करता था, बैंगलोर में हुआ करता था। इस बार वो, पिछली बार कुंभ के दौरान वो कहाँ हुआ? काशी में हुआ। इतने सारे एनआरआई है, उन एनआरआई को सच्ची इतने बड़े कुंभ के बीच में योगी आदित्यनाथ ने दूसरा आयोजन भी ले लिया। जब एक स्टेट इतना बड़ा आयोजन कर रहा होता है, नॉर्मली वो दूसरा आयोजन नहीं लेता है क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, इतने लोग विदेश से आए थे, और उन दोनों को मैच कर दिया। इन सारे एनआरआईज को कुंभ लेके गया, मतलब यहाँ बिजनेस की बात भी हुई और कल्चर की बात भी हुई। तो इस तरह की सारी चीजों के साथ अब जो सरकार की मंशा इस तरह से, किस तरह से इसको हर जगह फैलाया जाए और इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाए। जैसे डिफेंस कॉरिडोर, जो अभी प्रधानमंत्री जब अलीगढ़ में कॉलेज का विमोचन किया तो साथ में डिफेंस कॉरिडोर का भी किया। तो किस तरह से अब मुझे तो लगता है योगी आदित्यनाथ और बहुत लालची हो गए कि कोई भी फैक्ट्री कहीं से हट रही है तो सबसे पहले वो उत्तर प्रदेश में आए, चाइना से हटे उत्तर प्रदेश में आ जाए, अगर वो केरला से हट रही है उत्तर प्रदेश में आ जाए, वो तमिलनाडु से हट रही है उत्तर प्रदेश में आ जाए। उन्होंने 4-5 अपने ऑफिसर बस इसके लिए लगा दिए, बस आंख कान खुले रखो कि मिलो उससे जाके मिलो, फोन करो, उसको बुलाओ और वो मेक श्योर, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई जॉब तो ऐसे ही क्रिएट होगा ना, बाकी तो आप हल्ला कितना भी करते रहे, जॉब तो ऐसे। जब बड़ा एंटरप्रेन्योर आएगा, जब जैसे ही सैमसंग अपनी डिस्प्ले यूनिट पहली बार चाइना से बनाकर आता है तो कम से कम 8,000 जॉब, वो एक मतलब 6-8 महीने में 8,000 जॉब क्रिएट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये जो है, जो फिलॉसफी चेंज करना स्टेट की, कि सरकारी जॉब है, लिमिटेड है, उनमें बिल्कुल पारदर्शिता रखना और किस तरह से ऐसी व्यवस्था बनाना, चाहे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग हो, चाहे वो और कोई भी प्रणाली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो प्राइवेट एंटरप्राइज को आपके यहाँ आने के लिए लालायित करे। तो उसके लिए मतलब पहले की सरकारें अपने खुद के वर्धन के लिए लालची होती थी, अब योगी आदित्यनाथ इसलिए लालची है कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री उनके स्टेट पे आ पाए। अब जैसे एक बात मैं बताऊंगा, फिल्म इंडस्ट्री, आधी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी हिंदी फिल्म में बनती है। हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? यूपी। तो वो उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए। किसी ने आज तक क्यों नहीं सोचा? क्या बहुत बड़ी कोई बात थी? अब सिर्फ 1,000 करोड़ के बजट के साथ फिल्म सिटी नोएडा में बन रही है। मुझे पता है वो एक दिन की काम नहीं है, काफी बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है आते आते, लेकिन इतना सारा ओटीटी बन रहा है, इतना सारा कंटेंट बन रहा है, अगर 10-20%, 30% शेयर भी उत्तर प्रदेश ले पाता है, नोएडा ले पाता है, तो पूरे क्षेत्र को डेवलप कर देगा। मुंबई का पूरा रेवेन्यू बॉलीवुड के अराउंड है। तो इस तरह का सोचना और उसको बिल्कुल 8-8 महीने में, 9-9 महीने में एग्जीक्यूट कर देना, डीपीआर के साथ एग्जीक्यूट करके, बजट एलोकेट करके, कैबिनेट से पास करा के, फील्ड पे लैंड एलोकेट करके शुरू कर देना काम। तो ये जो त्वरित गति है कि आइडिया को सोचना, विजन को सोचना, खुद मुंबई जाना, मिलना लोगों से और उसको एग्जीक्यूट कर देना, ये जो पेस है मेरे ख्याल से ये उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रही है। ये आपने सही बात बोली कि सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं नहीं होती हैं, स्कीम्स का अनाउंस नहीं किया जाता है, बल्कि उसका एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, उसकी प्लानिंग भी हो रही है और वो जमीन पे लोगों को दिख भी रही है। ये बात तो आपने एकदम सही बताई है। लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक लेंगे डिस्कस करने को? आपने पीडीएस डिस्कस किया, आपने एक्सप्रेस पे भी किया है, आपने हॉस्पिटल पे भी किया है, आज आपने नौकरियों पे भी कर लिया है। सो अगला टॉपिक आप क्या लेने वाले हैं, ये दर्शकों को बताइए। हम शिक्षा ले सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में कम आता है और शिक्षा में थोड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि 1.5 साल बहुत सारी शिक्षा जो ऑनलाइन नहीं हो पाई, उसमें हैरास भी हुआ। तो अब क्या क्या हुआ, चीटिंग में क्या काम हुआ, कैसे चीटिंग रोकी गई, हायर एजुकेशन में क्या हुआ, बेसिक एजुकेशन में क्या हुआ, वो हम विषय ले सकते हैं मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा टॉपिक है। खासतौर पे हमारा जो दिल्ली में एक मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जो 10 स्कूल को ठीक करके ऐसा पूरे दुनिया में इश्तिहार छपवाते हैं कि दिल्ली में पता नहीं कौन सी शिक्षा क्रांति आ गई है। ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पे करीब 12 से ज्यादा कॉलेज ऐसे हैं जिसका कई महीनों से दिल्ली सरकार सैलरी ही नहीं दे रही है किसी का। लेकिन हमें यूपी के बारे में बात करना होगा। शांतनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपका इंटरनेट थोड़ा फ्रीज कर गया है। I think there's some internet connection issue. Thank you, audience, for listening to us. Please don't forget to subscribe to the channel. Hoping to see you soon. Thank you once again.